सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने शासन की ओर से बिना इंटरनेट खर्च के बायोमेट्रिक प्रणाली का बेवजह दबाव बनाने पर नाराजगी जताते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि बेवजह दबाव बनाने से विक्रेताओं के साथ ही उपभोक्ताओं को भी इससे परेशानी झेलनी पड़ रही है। रविवार को नगरपालिका सभागार में हुई बैठक में डोईवाला व मियानवाला सर्किल के सभी राशन विक्रेताओं ने एक स्वर में अपनी आवाज बुलंद की। आदर्श राशनिंग डीलर वेलफेयर सोसाइटी के प्रदेश महामंत्री संजय शर्मा ने कहा कि विगत कई वर्षों से राशन विक्रेताओं को इंटरनेट का खर्च नहीं दिया गया है, न ही विभाग की साइट ठीक प्रकार से चल रही है, जिससे रोजाना ऑनलाइन प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है। विक्रेताओं की तमाम शिकायतों के बावजूद भी इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा और राशन विक्रेताओं को बेवजह दबाव बनाकर परेशान किया जा रहा है, जो कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंजू रानी ने कहा कि सरकार राशन विक्रेताओं से बिना मानदेय के कार्य करा रही है। सरकार को पहले राशन विक्रेताओं को मानदेय देना चाहिए। विगत पिछले कई माह का राशन विक्रेताओं को लाभांश भी नहीं दिया गया है। आज डोईवाला ब्लॉक में सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं की एक आवश्यक बैठक आमंत्रित की गई थी। इस बैठक में शासन प्रशासन द्वारा बायोमेट्रिक किए जाने का सरकार द्वारा राशन विक्रेताओं पर दबाव बनाया जा रहा है। हमारे दुकानदारों को बायोमेट्रिक 100% करें या 90% हो या जितना भी 100% हो जाए, उसके लिए कोई भी दुकानदार किसी प्रकार से कोई ऐतराज़ नहीं कर रहा है। लेकिन मेन उसका कारण ये है कि नेट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस समस्या के लिए हमने ये बैठक बुलाई है। इसको समस्या को आगे उठा के हम जो है अपने बड़े अधिकारियों के सामने इस बात को रखेंगे। मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे और सचिव और खाद्य मंत्री तक भी हमने बात पहुंचानी है। और इसमें हमने अपनी डोईवाला ब्लॉक की एक बैठक का अध्यक्ष और कार्यकारिणी बनाई है। उसके नाम आपको यहाँ मिल जाएंगे चौहान जी के पास से। तो जैसे कि हम लोग सब आपके साथ चलेंगे, बिल्कुल आपसे कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और जो भी कोई समस्या हो उसका आप हमारी समस्याओं को आगे उठाएं और उनका पालन करवाएं। बड़ी समस्या हमारे पे सरकार का दबाव बनाया जा रहा है कि बायोमेट्रिक करना है और जो भी हमारा कार्ड धारक है उसका फिंगरप्रिंट से राशन देना है, अन्यथा नहीं देना है। तो फिंगरप्रिंट का राशन हमारा देना है। लेकिन हमारी समस्या ये है कि सबसे पहले हमें नेट नहीं दिया सरकार ने और कुछ दुकानदार हमारे ऐसे हैं जिनको एंड्रॉयड फ़ोन भी नहीं है, एंड्रॉयड फ़ोन भी नहीं चलाना आता, तो वो नेट कहाँ से कनेक्ट करेंगे। और फिर विभाग का कहना है कि 100% बायोमेट्रिक करना है और बायोमेट्रिक से ही राशन देना है। सबसे बड़ी समस्या हमारी बायोमेट्रिक है कि हमें समस्या का समाधान करें और हमें हमारा नेट का खर्चा भी दें और हमारे जो हमें हमारा जो पैसा है रुका हुआ PHH का जो हमें मिलता है भारत सरकार की तरफ से, वो भी अभी तक नहीं मिल पाया और मानदेय तो हमें आज तक दिया ही नहीं है। और हमारी सबसे बड़ी डिमांड ये है कि हम लोगों का मानदेय होना चाहिए। और हमारे कुछ युवा दुकानदार हैं, कुछ बुजुर्ग दुकानदार हैं जो इसी के ही सहारे कुछ अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। तो सरकार से मेरा ये विनम्र निवेदन है कि हमारी समस्याओं का समाधान किया जाए। और आज जो है एक तो सभी दुकानदार यहाँ मौजूद थे। एक तो नेट की जो है समस्या बहुत आ रही है, राशन दुकानदारों को नेट नहीं चल पा रहा, इसलिए जो है राशन कार्ड मतलब चढ़ाने में उन्हें दिक्कत आ रही है। ठीक है, सरकार से मांग है कि जो है नेट मुहैया कराया जाए। ठीक है, और जो भी दुकानदारों की समस्या है उनका यथाशीघ्र जो है हल किया जाए। मानदेय के लिए जो है हमारी यूनियन जो है शीघ्र ही उन्होंने आश्वासन दिया है पदाधिकारियों ने कि जो है अधिकारियों से बात रखेंगे और इस समस्या का समाधान करवाएंगे। करोड़ों दिलों में करके घर स्प्लेंडर तय कर रहा है याराना मीलों का। हीरो स्प्लेंडर याराना मीलों का। फतेहपुर में भी अपराधियों के खिलाफ जिला प्रशासन लगातार अभियान चलाकर संपत्ति कुर्क करने में जुटा है। ताजा मामला गाजीपुर थाने के जातपुर गांव का है। गांव के शराब माफिया सीमू सिंह के खिलाफ प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए शराब माफिया के शराब के अवैध कारोबार से बनाई गई 33 लाख की चल अचल संपत्ति को कुर्क कर दिया गया है। गैंगस्टर एक्ट की धारा
14A के जिलाधिकारी के आदेश पर कार्रवाई करते हुए 2 ट्रैक्टर, 1 जेसीबी, टवेरा कार, बुलेट और अलग अलग खातों में जमा रुपयों को सीज कर दिया गया है। वहीं सीएम योगी के आदेश पर पूरे प्रदेश में ऐसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जिन्होंने अवैध कारोबार से अकूत संपत्ति बनाई थी। जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे के आदेश का पालन करते हुए पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह के निर्देशन में एक टीम बनाई गई है, जिसमें उप जिलाधिकारी सदर NP मौर्य, क्षेत्राधिकारी जाफरगंज अनिल कुमार सिंह, ललौली थाना प्रभारी निरीक्षक अमित कुमार मिश्रा व गाजीपुर थाना अध्यक्ष आनंद कुमार पाल की मौजूदगी में कुर्क किया गया है। कुर्की की कार्रवाई के उपरांत कुर्क संपत्ति को चौकी शाह थाना गाजीपुर में पुलिस अभिरक्षा में रखा गया है। वहीं जिला प्रशासन की कार्रवाई से पूरे जिले में हड़कंप मच गया है। आज दिनांक 14/5/2022 को शराब माफिया दुर्गेश कुमार सिंह उर्फ सीमू सिंह पुत्र स्वर्गीय राजेंद्र सिंह के ऊपर गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) की कार्रवाई श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार की गई, जिसमें उसकी चल अचल संपत्ति जिसका मूल्य 33,91,587 रुपये है को कुर्क किया गया, जिसमें 2 ट्रैक्टर, 1 जेसीबी, 1 टवेरा और 1 बुलेट मोटरसाइकिल थी एवं उसके विभिन्न बैंकों में जमा धनराशि को भी फ्रीज कराया गया। करोड़ों दिलों में करके घर स्प्लेंडर तय कर रहा है याराना मीलो का। हीरो स्प्लेंडर, याराना मीलो का। फतेहपुर में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर फट जाने से करीब आधा दर्जन लोग झुलसे, 2 की हालत गंभीर। बिंद के CHC ने कानपुर हैलेट के लिए सभी को रेफर कर दिया है। वहीं गैस सिलेंडर फट जाने से क्षेत्र में हो रही तरह तरह की चर्चाएं। देखिए रिपोर्ट। फतेहपुर जिले के ललौली थाना क्षेत्र में असमतपुर गांव के राकेश तिवारी पुत्र सिद्धपाल गोपाल तिवारी के घर में खाना बनाते समय सिलेंडर फट जाने से आग लग गई, जिसमें परिवार के 5 लोग बुरी तरह से झुलस गए, जिसमें मंजुला पति राकेश तिवारी 55 वर्ष, ज्ञानू पत्नी लव तिवारी 32 वर्ष, राधा पुत्री लव तिवारी 7 वर्ष, सूरज पुत्र लव तिवारी 6 वर्ष, सनी पुत्र लव तिवारी 2 वर्ष आग के चपेट में आ जाने से पूरी तरह झुलस गए। घर का लगभग सारा सामान भी पूरी तरह जलकर खाक हो गया है। वही घर के मुखिया राकेश तिवारी, जो कि अजमतपुर चौराहे पर समोसे की दुकान चलाता है, वो अपनी दुकान पर थे तभी घटना की सूचना पाते ही घर पहुंचे, जब तक आग काफी विकराल रूप ले चुकी थी। आनंद फानन में सभी को बाहर निकाला गया, जिसमें ज्ञानू और 2 साल का मासूम की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी झुलसे हुए लोगों को प्राइवेट गाड़ी से बिंदगी PHC ले जाया गया है। वहां से उन्हें कानपुर हैलेट के लिए रेफर कर दिया गया है। 6,34,000 की इसकी राशि थी। बहुत परेशान था। मैंने कहा भाई लोक अदालत जब सरकार ने लगाई है तो इस योजना का लाभ उठाइए, और इसका भी 1,66,000 रुपये में समझौता हो गया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार एवं कोटा जिला सेशन न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष RP सोनी के निर्देशन में साल 2022 के द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला मुख्यालय पर संबंधित न्यायालय एवं ADR सेंटर में किया गया तथा तालुका स्तर पर रामगंज मंडी, इटावा, दीगोद, सांगोद एवं कनवास में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। आगे देखिए कैसे और क्यों जरूरी है लोक अदालत में जाना। सूचना इंडिया की ये खास कवरेज। कोटा में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी प्रकार के राजीनामा योग्य लगभग 15,000 लंबित मामले एवं प्री लिटिगेशन के लगभग 8,500 मामले सुनवाई हेतु रखे गए हैं, जिसमें राजस्व विवाद, उपभोक्ता विवाद, अन्य अधिकरणों, आयोग, मंच, अथॉरिटी, आयुक्त, प्राधिकारियों के क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रकरण, शमनीय दांडिक अपराध, चेक अनादरण के मामले, बैंक वसूली मामले, मोटर दुर्घटना मामले, MACT मामले, पारिवारिक विवाद, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण मामले, बिजली, पानी व BSNL के बिल के राजीनामा योग्य मामले, मजदूरी भत्ते और पेंशन भत्तों से संबंधित सेवा मामले, किराया, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा एवं विनिर्दिष्ट पालना आदि दावों से संबंधित सिविल दावे आदि निस्तारण हेतु रखे गए। वहीं लोक अदालत हेतु कोटा मुख्यालय पर 24 बेंचों का गठन किया गया। लोक अदालत की सभी बेंचों के अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा पूर्ण सक्रियता एवं उत्साह से अपना योगदान देकर प्रकरणों के निस्तारण में सहयोग दिया गया। आगे देखिए सूचना इंडिया से कोटा ब्यूरो चीफ जेबा पटेल की स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का सूचना इंडिया न्यूज़ चैनल में। जैसे कि दोस्तों, लोक अदालत क्या है, लोक अदालत में किस तरह के मामलों का निपटारा किया जाता है, ऐसे बहुत से सवाल आपके मन में उठते होंगे। बिल्कुल दोस्तों, लोक अदालत वो मंच है जहां पर जो केस न्यायालय में लंबित होते हैं, लेकिन जो
मुकदमे के रूप में दर्ज नहीं होते हैं, उन ऐसे केसों का निस्तारण किया जाता है। दोनों पक्षकारों के बीच के अंदर आपसी समझाइश व समाधान से मामले का निपटारा किया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, लोक अदालत का क्या फ़ायदा है? लोक अदालत का ये फ़ायदा है कि इसमें पक्षकारों को किसी तरह की सज़ा नहीं होती है और आपसी समझाइश से सुलटारा किया जाता है। हमारे बीच में आज लोक अदालत के अंदर, राष्ट्रीय लोक अदालत के अंदर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के न्यायाधीश मौजूद हैं। आइए सीधे उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि इस बैठक की क्या सार्थक सार निकल के आई। माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण तथा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माननीय अध्यक्ष श्रीमान आर.पी. सोनी साहब के निर्देशानुसार आज कोटा ज़िले में पूरी जगह राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत लंबित प्रकरणों में लगभग 12,500 मुकदमे रखे गए हैं। इसके अलावा प्री लिटिगेशन के मामले अर्थात जो मुकदमे अभी तक न्यायालय में दाखिल नहीं हुए हैं, ऐसे मुकदमे 8,000 के करीब रखे गए हैं, जिनमें समझाइश करके और राजीनामा के जरिए प्रकरण का निस्तारण किया जाता है। कैसे मामले देखने को मिले आज और कैसे मामलों का निस्तारण किया गया? इन मामलों में फौजदारी प्रकरण जो राजीनामा योग्य है, इसके अलावा सिविल मामले जो राजीनामा योग्य है। तो ऐसे बहुत से भी मामले ऐसे आते होंगे जो आपको सोच में डाल देते होंगे, जैसे कि आत्महत्या के, तो आप कैसे उसका निपटारा करते हैं, कैसे सुलझाव करते हैं उसका? हाँ, ज़रूर ऐसे कई मामले आते हैं और अधिकतर ऐसे मामले भी आते हैं जो काफ़ी सालों से न्यायालय में चल रहे होते हैं। तो इस लोक अदालत के माध्यम से जब ऐसे प्रकरण का निस्तारण होता है तो पक्षकारान में न तो हार होती है और न ही उनके बीच वैमनस्यता बढ़ती है, बल्कि दोनों ही पक्षों की जीत होती है और इसमें न्यायालय शुल्क भी वापस मिल जाती है और ऐसे आदेशों को अपील भी नहीं होती है। बिल्कुल, कोर्ट में मुकदमों के अंबार हैं। हर पक्ष आजकल कोर्ट में आने को आतुर रहता है, छोटी छोटी बात पे भी कोर्ट में आ जाता है। अगर इस प्रकार का उन्हें एक मंच प्रोवाइड किया जाता है तो उससे उन आपस में, उन पक्षकारों के बीच में राजीनामा हो जाता है और मुकदमा कई बार कोर्ट में आने से पहले उस प्रकरण का निस्तारण हो जाता है। तो मुख्य रूप से लोक अदालत का यही सबसे बड़ा फ़ायदा है और मैं आपके चैनल से भी कहूँगा कि इस प्रकार का लोक प्रचार प्रसार किया जाए, जिससे लोग अधिक से अधिक लोक अदालत में आएँ और अपने प्रकरणों का निस्तारण करें। बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कोर्ट का भार लोक अदालत के माध्यम से काफ़ी कम हो गया है। रूरल एरिया के अंदर पता नहीं है कि लोक अदालत क्या होता है, तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि सरल समझाएं एक बार कि लोक अदालत में कैसे जुड़ा जाए, कैसे मामलों का निस्तारण होता है, तो आपसे जानना चाहेंगे। जैसे आप करें रूरल अदालत में भी लोक अदालत लग रही है। जैसे आपके आस पे दिगोद हो गया, इटावा हो गया, जहाँ जहाँ कोर्ट है हर कोर्ट में लोक अदालत लगती है। रूरल एरिया हो चाहे सिटी का एरिया हो, कोर्ट्स के हिसाब से वहाँ लोक अदालत रहती है और इसका खूब प्रचार प्रसार किया जा रहा है। उच्च स्तर पे वहाँ भी कर रखे हैं, लोकल न्यूज़ में भी डालते हैं और वकीलों को भी कहते हैं, पक्षकारों को भी कहते हैं और सबसे बड़ा हम उनको नोटिस भी सर्व करते हैं, जिस नोटिस से उनको पता लग जाता है कि हमारा मुकदमा लोक अदालत में रख रखा है। तो ऐसा नहीं कि हम पर्टिकुलर रूरल में नहीं करते हैं, रूरल में भी इसका पूरा प्रचार प्रसार हो रहा है और वहाँ भी इसका काफ़ी आउटपुट मिल रहा है। लोग प्रकरणों को लोक अदालत की भावना से निस्तारण करवा रहे हैं। बिल्कुल, लोक अदालत में आज कौन कौन से विभागों ने ज्वाइन करा? आज बैंक, सारी बैंक है, जैसे SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा और मुथू फाइनेंस, काफ़ी बैंकें हैं और इलेक्ट्रिसिटी खुद विभाग हो गया, कोटा का हो गया और एक काफ़ी विभाग ऐसे BSNL हो गया। इन सब की बेंचें आज बनी हैं और करीब करीब जैसा कि प्रवीण जी ने बताया 8,000 मुकदमे प्री लिटिगेशन में रखे गए। अब देखते हैं कितने प्रकरणों का निस्तारण हो जाता है। आज सबसे अलग हटके मामला कौन सा रहा जिसका निस्तारण किया गया? अभी प्रकरण आ रहे हैं, उसमें हम देखेंगे भी कौन सा सबसे ज़्यादा पुराना प्रकरण है। अभी तक 1:30 बजे तक काफ़ी प्रकरण आ रहे हैं, उनमें से हम देखेंगे, शाम को बता पाएंगे कि एक्चुअली सबसे पुराना प्रकरण या कौन सा प्रकरण हमारी लोक अदालत के द्वारा निस्तारित किया गया। बिल्कुल, आमजन को क्या संदेश देना चाहेंगे? आमजन को ये संदेश देना चाहते हैं कि भाई अपने प्रकरणों का, अगर किसी भी प्रकार से आपका लिटिगेशन हो गया तो उस लिटिगेशन को ख़त्म करने के लिए आप लोक अदालत का सहारा लें, आप लोक अदालत में आए, अपने प्रकरणों का निस्तारण कराएं। बिल्कुल, कब कब लोक अदालत का आयोजन होता है, आयोजित की जाती है? साल भर में 6 महीने में? ये लोक अदालत पूरे साल का एक हमारे पास कैलेंडर, उस कैलेंडर के हिसाब से आयोजन हो जाता है। जैसे अभी पिछले फरवरी माह में हमने मार्च माह में इस लोक अदालत का आयोजन किया था, अब इसका मई में है और अगला। जैसे कि हमारे बीच में पीड़ित पक्षकार भी मौजूद हैं, आइए उनसे भी जुड़ते हैं। आज उनके मामले का यहाँ पे निस्तारण किया गया। सबसे पहले नाम जानना चाहेंगे आप? राम गुर्जर। कहाँ से हैं आप? बनियानी।
क्या मामला था और क्या निस्तारण किया गया आज लोक अदालत में? केसीसी का मामला था, 6 लाख के ऊपर का लोन था जो 166 में फाइनल हुआ है आज। कितने में समाधान किया गया? 166 में बिल्कुल 6 का लोन था। कितने समय से परेशान थे और क्या क्या आपकी मांगे थी और कैसे आप कोर्ट मांगी थी जो इन्होंने मांग ली, हमारी 1.5 का था जो 166 में फाइनल हो गया हमारा। ठीक है, कर लेंगे व्यवस्था। बिल्कुल। कैसे देखते हैं लोक अदालत को? बहुत से लोग आते हैं, जो बहुत से लोग ऐसे हैं जो कोर्ट में आने से डरते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? वैसे नहीं है, हमें तो समझौता करना था, फाइनल करना था, वो तो कर दिया सर ने, हमारा ठीक हो गया जो भी होना था। जैसे कैसी राहत महसूस कर रहे हैं आज? बढ़िया ही है जो भी है, जो काफ़ी बड़ी राशि की आज आपका निपटारा हुआ। वही बढ़िया दे देंगे, हमारी लायक पैसे हैं, हो जाएंगे। ठीक है मैम। बिल्कुल। आपसे भी जानना चाहेंगे, नाम जानना चाहेंगे? मुकेश पोरवाल, BRKGB अरणखेड़ा से। हमारे अभी इस ऋणी का समझौता हुआ है। इसके पिताजी की मृत्यु हो चुकी है, माँ कैंसर से मर गई। 6,34,000 की इसकी राशि थी। बहुत परेशान था। मैंने कहा भाई लोक अदालत जब सरकार ने लगाई है तो इस योजना का लाभ उठाइए, और इसका भी 1,66,000 रुपये में समझौता हो गया। बिल्कुल। जब ऐसे मामलों का निस्तारण किया जाता है तो कैसे संतुष्टि महसूस करते हैं? ग्राहक को और बैंक को दोनों को बहुत संतुष्टि मिलती है। बहुत प्रेशर है बैंकर्स पे, तो इसमें बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा आयोजन होता रहना चाहिए। थैंक यू। बिल्कुल। आपका भी परिचय जानना चाहेंगे? मैं वंदना गोयल, ब्रांच मैनेजर खेड़ा रसुलपुर। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे लोक अदालत के जो आयोजन हो रहे हैं इस तरह के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, तो क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल बहुत बढ़िया है। इससे क्या है, जिनकी वाकई में जो परिस्थितिवश पे नहीं कर पाते, रेगुलर पे नहीं कर पाते हैं, उनको एक मौका मिलता है अपना कंप्रोमाइज़ के द्वारा सेटल करने का। और एक बैंक को भी है कि जो उनके बैड अकाउंट्स हो जाते हैं उसमें हमारा काफ़ी मेन पावर वेस्ट होता है, तो वो दोनों के लिए फ्रूटफुल है, तो इससे सेटल होने का लिए। बिल्कुल दोस्तों, राष्ट्रीय लोक अदालत में काफ़ी विभाग आज शामिल रहे। हमारे बीच में बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी शामिल रही। उन्हीं के पदाधिकारियों से आइए सीधा जुड़ते हैं, जानते हैं कि आज किस तरह के मामलों का निस्तारण किया गया। स्वागत है आपका। सबसे पहले परिचय जानना चाहेंगे आपका? मैडम, मैं RP शर्मा, चीफ मैनेजर, केशवपुरा ब्रांच BRKGB। आज की लोक अदालत में हमारे जो प्रपोजल सेटल हुए हैं उनमें हमने 5,64,000 की रिकवरी की है, और ये अमाउंट ऑलमोस्ट जो है हमारा जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट था उसका 30% ऑलमोस्ट अमाउंट है। ये हमारे कुल खाते हुए हैं, लगभग 18 खाते हुए हैं, और इन 18 खातों में हमने लोक अदालत में समझाइश के माध्यम से ये वसूली प्राप्त की है। इन काश्तकारों में जो हैं, कुछ तो इसमें से किसान हैं और कुछ इसमें से जो दूसरे काम करते हैं, आर्टिजन क्रेडिट कार्ड भी हैं, रिटेलर भी हैं, सभी तरह के इसमें जो सेक्टर के हैं वो लोग हैं। और वो जो लंबे समय से या कोरोना की वजह से या उनका तबीयत ख़राब होने या स्वास्थ्य घर में कोई अन्य परिस्थितियों की वजह से लोन नहीं चुका पा रहे थे, उनको समझौते के माध्यम से हमने ये राहत प्रदान की है। ऐसे ही आज धनी फाइनेंस से भी हमारे बीच में कुछ लोग मौजूद हैं, आइए सीधा उनसे जुड़ते हैं। स्वागत है आपका। सबसे पहले परिचय जानना चाहेंगे? नरेंद्र सिंह गौड़, SCMU में धानी लोन से। किस तरह के मामलों का, वाद विवादों का आज निस्तारण किया गया? जैसा कि जो लोग काफ़ी टाइम से पैसा नहीं दे रहे हैं, 2-2, 3-3, 4-4 साल हो गए हैं, डिफ़ॉल्टर है या उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उस तरह के कस्टमरों को हमने यहाँ बुलाया है। मैं जो भी होगा यहाँ समाधान करेंगे। जैसे किसी को लग रहा है कि हमारे चार्जेस ज़्यादा हो गए, या जैसा कि अभी महामारी जो आई थी उसकी वजह से भी कई लोगों को आर्थिक रूप से नुकसान हुआ था, पेमेंट नहीं कर पाए, उनके सिविल स्कोर बिगड़ गए, तो उन सब लोगों को हमने यहाँ बुलाया और उनका जो भी हम समाधान करके कोर्ट के माध्यम से, अदालत के माध्यम से उनको क्लोज कर रहे हैं। बिल्कुल। फिनेंस के अंदर किस तरह के प्रकरण हुए आज, कैसे प्रकरणों का निस्तारण किया गया, और सबसे अलग हटके कौन सा आज वाद विवाद का आपने निपटारा किया? सबसे ज़्यादा तो वही हुआ, जो लोग 2-2, 3-3 साल से पैसा नहीं दे रहे थे, समस्या आ रही थी, आर्थिक स्थिति ख़राब थी उन लोगों की, वही लोग आए, या जिनकी इंटेंशन भी ख़राब थी तो उनके पास नोटिस गए, पुलिस थानों से नोटिस भिजवाए हमने, तो उनको भी लगा तो एक बार वो भी क्लोज़ कराने के हिसाब से। इनकी इंटेंशन भी ख़राब थी, वो लोग भी आए, और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर थे तो उन लोगों को भी हमने यहाँ पे बुला के, और जो भी हमारा समाधान निकाला बीच का, भाई हमें भी नुकसान नहीं हो और उनको भी नहीं हो, और उनका सिविल स्कोर वगैरह सब कुछ अच्छा हो जाए, तो उस तरह के जो लोन है हमने 62 करीब तो क्लोज़ कर दिए, और बाकी अभी प्रोसेस चल रहा है जो भी होगा। सबसे ज़्यादा राशि का कौन सा आज लोन रहा, फाइनेंस रहा, क्या चीज़ें रही? सबसे ज़्यादा तो अभी तक हमारा 25,000 का हुआ है, लेकिन 1-2 केस हो रहे हैं, तो हम मतलब लग रहा है आज हम कर देंगे 10-15 लाख तक का हमारा जो भी हम क्लोज करेंगे आज। लोक अदालत के आयोजन को कैसे देखते हैं आप? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी चीज़ है। इससे हमें भी फ़ायदा हो रहा है, कस्टमर को भी फ़ायदा हो रहा है, दोनों लोगों को फ़ायदा होता है, कंपनी को भी और कस्टमर को भी। लोक अदालत की वजह से कोर्ट का भार काफ़ी कम हो चुका है, आमजन ज़्यादा से ज़्यादा लोक अदालत से जुड़े, उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बिल्कुल यही संदेश है। सबसे पहले तो आप जो लोन ले रहे हो टाइम से टाइम दें, और अगर आप डिफ़ॉल्टर भी हैं तो जो अपने देश का कानून है उसकी पालना करें और उसके अकॉर्डिंग ही चलें।
बिल्कुल दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और जो कोरोना काल की वजह से आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं उनका भी यहाँ पे सरल समाधान किया जा रहा है। हमारा यही कहना है और यहाँ पे जितने भी विभाग हैं, मैजिस्ट्रेट हैं, अतिरिक्त न्यायाधीश हैं, उन्हीं ने सभी ने संदेश है उनका कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके ऐसे मामले हैं, वाद विवाद हैं, तो आप लोक अदालत से जुड़ें और आपके जो भी प्रकरण हैं उनका सरल समाधान यहाँ पर निकल के आएगा। हमारे माध्यम से जुड़े रहिए। धन्यवाद। Get as advanced as the new SP125. राजधानी लखनऊ में धूप का पारा 43 डिग्री तक पहुंच रहा है। लोग गर्मी से परेशान हैं। इतनी गर्मी में लखनऊ वासी पानी के लिए भी परेशान हो रहे हैं। ताजा मामला इंदिरा नगर में मैथिली शरण गुप्त वार्ड का है। हम आपको दिखा रहे हैं जहां हमारे राज्य संवाददाता मनीष मिश्रा ने मैथिली शरण गुप्त वार्ड के स्थानीय लोगों से पानी की समस्या को लेकर बातचीत की। मैथिली शरण गुप्त वार्ड इंदिरा नगर के निवासी पानी न आने के कारण पेयजल समस्या से जूझ रहे हैं। शिकायत के बाद भी समस्या का समाधान न होने से नाराज लोगों ने प्रदर्शन किया। बताते चले, कल सभी लोग अपने विधायक आशुतोष टंडन गोपाल से सुबह मिलने जा रहे हैं। वहीं अब मैथिली शरण गुप्त वार्ड के लोगों ने बताया कि महीनों से उनके यहाँ सीवर से मिला हुआ गंदा पानी आ रहा है, जिससे पानी पीने के बाद बच्चे बीमार हो रहे हैं। लोगों का गुस्सा इस बात पर भी था कि शासन प्रशासन को कहने के बाद भी किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सुबह भी नहीं आता, शाम को भी नहीं आता। हम लोग जो है दूसरी जगह से पानी भरने जाना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाना होता है, उनके एग्जाम्स हो रहे हैं। मैम क्या दिक्कत लग रही है आपको? जी सर, पानी नहीं दे रहे हैं और उससे पहले दिया तो सीवर वाला पानी। बच्चे बीमार हो रहे हैं हमारे। बच्चे बीमार हो रहे हैं? आपने इसकी शिकायत कहीं करी है? हम गए थे। अच्छा, कहीं सुनवाई नहीं हुई? कहीं नहीं हुई। वहीं लोक मंगल दिवस पर महापौर सख्त भाटिया से शिकायत करने के बावजूद भी हमारी समस्या का कोई भी समाधान नहीं हुआ। भाटिया से डायरेक्ट। अच्छा, मेयर साहब से मिले थे आप लोग? और उन्होंने आश्वासन दिया था कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम बनी हुई है। माननीय संगीता भाटिया से भी बोल दिया गया था। उसके बाद 3 दिन लगातार आया। एक्सीएम सर सीरियस ले ही नहीं रहे हैं। कई बार ये बोला गया कि यहाँ पर प्रस्ताव है नलकूप का, वो तो चलिए सेकेंडरी है, लेकिन एक कोई भी 3 दिन से बिल्कुल ही नहीं आ रहा है और सब लोग परेशान हैं। अभी हाल ही में 3 दिनों से पानी नहीं आ रहा है। स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि अधिशासी अभियंता बीके श्रीवास्तव बोले, मैं शादी में गया हूँ इसलिए पानी चढ़ नहीं पाया। गए थे? शादी में गए थे तो टंकी भरनी पड़ी। शादी में जाने से टंकी भरने का क्या मतलब है? हाँ, ये शब्द हैं उनके। और वो कह रहे हैं कि मतलब हम जो है बिजली नहीं आ रही है, ऐसे से एक्सक्यूज दे रहे हैं। कहाँ से ये हो पाएगा? हम लोग कहाँ तक? अभियंता जोन 7 बीके श्रीवास्तव ने हमारे राज्य संवाददाता को फोन पर बताया कि बिजली न होने की वजह से टंकी में पानी नहीं चल पाया है, जिसकी वजह से सी ब्लॉक के स्थानीय लोगों को आज भी पानी नहीं मिल पा रहा है। मैं जल्दी टैंकर का इंतजाम करा रहा हूँ। पानी सर आता ही नहीं है। हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि कैसे क्या करें, कुछ भी नहीं समझ में आता। पानी के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो बड़ी रिक्वेस्ट है शासन से भी, आप लोगों के माध्यम से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस बात पे विचार करिए और हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो आप साफ तौर से देख सकते हैं मैथिली शरण गुप्त वार्ड के जो लोग हैं वो बहुत नाराज हैं अपने अधिशासी अभियंता बीके श्रीवास्तव से भी, जो कि अपनी शादी का बहाना रोज बना रहे हैं। सेकेंडली संयुक्ता भाटिया से भी लोक मंगल दिवस पर भी यहाँ के लोगों ने कहा, लेकिन आज तक संयुक्ता भाटिया को बोलने के बावजूद भी 2 दिवसीय दौरे के दौरान गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा रविवार सुबह दतिया स्थित निवास पहुंचे, जहां आए लोगों से चर्चा की। उनकी समस्याओं को सुना, साथ ही समस्याओं के निराकरण के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। तत्पश्चात निर्धारित कार्यक्रम अनुसार गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जिले के डोंगरपुर गांव गए, जहां जन चौपाल कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। गांव में ही सीसी रोड लोकार्पण कार्यक्रम में भी सम्मिलित हुए। इस दौरान गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मंच से संबोधन के दौरान बीजेपी पार्टी को हितग्राही मूलक रूप पार्टी बताया। साथ ही कोरोना के समय बीजेपी सरकार के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में भी जनता को बताया। आखिर क्या कुछ कहा गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बीजेपी पार्टी की उपलब्धियों के बारे में, देखिए दतिया से रिपोर्ट। जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो हितग्राही मूलक काम करती है। आप कल्पना करो कितना जबरदस्त लॉकडाउन था कोरोना में, फिर भी घर बैठे गरीबों को मुफ्त में गेहूं आए कि नहीं आए मानता है। अस्पताल में इंजेक्शन के बोतल के किसी के पीछे मानते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं तो मुफ्त की किताबें, मुफ्त की ड्रेस है, पढ़ाई फ्री है ना, पढ़ाई फ्री है, अस्पताल फ्री है, खाना फ्री है।
बताओ ऐसी सरकार आपने देखी? बाकी बात भी कांग्रेस करोड़ों दिलों में करके घर स्प्लेंडर तय कर रहा है याराना मीलो का। हीरो स्प्लेंडर याराना मीलो का। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्कूल शिक्षक मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकॉम ने परीक्षा में सफल सभी विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी और उन्होंने परीक्षा में असफल हुए विद्यार्थियों से कहा, असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। जांजगीर चांपा जिले के नगर पंचायत राहौत के फ्रेंड इंग्लिश मीडियम स्कूल के तानिया केसी बालिका ने 94.3% अंक हासिल कर राहौत का नाम रोशन किया। साथ ही साथ बेटियों ने मां बाप का सर ऊंचा कर दिखाया। बच्चों ने अपनी इस कामयाबी का श्रेय अपने शिक्षकों को दिया। मीडिया की टीम ने जब बच्चों के मां बाप से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि मैं एक रिटायर्ड टीचर हूँ। सभी के बच्चों से यही कामना करता हूँ कि सबसे पहले पढ़ाई पर ध्यान दे और कड़ी से कड़ी मेहनत करे, हर माँ बाप का नाम रोशन करे, मेरी यह सबसे उम्मीद है। और इसी तरह 10वीं की परीक्षा का परिणाम अच्छे अंक हासिल करने वाले बच्चों का नाम है प्रेरणा सिंह 92%, श्री हरि तिवारी 92%, दामिनी टंडन 86%, फ्रेंड इंग्लिश मीडियम के संचालक डॉक्टर AK रॉय, पवन बैराटी, सोनू अग्रवाल, हेमंत अग्रवाल, इन सभी ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। मेरा नाम तानिया केसी है, मैं मेहंदी से हूँ। मैं फ्रेंड्स इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल राहौत में पढ़ती हूँ। मैं क्लास 10 में मेरा जो है 94.33% आया है और इसका श्रेय मैं सबसे पहले अपने माता पिता को देना चाहती हूँ, क्योंकि जो मेरे पापा है वो एक टीचर हैं और वो हमेशा से मेरे को सपोर्ट करते थे। और उसके बाद जो है मैं अपने सभी टीचर्स को इसका श्रेय देना चाहती हूँ, क्योंकि उन लोग भी हमेशा से सपोर्ट किए हैं। और इसके अलावा मैं खुद से भी पढ़ाई करती थी यूट्यूब से, और जहाँ से भी हो सके पढ़ाई करती थी, गूगल से भी, हर चीज़ से। सबसे पहले तो मैं अपनी पुत्री तानिया केसी को इस प्रकार से जो इतना 94.33% लाई है, इसके लिए उनको बधाई देना चाहूँगा। और मैं उनके साला परिवार को भी बधाई देना चाहता हूँ। और मेरे तरफ से मेरी पुत्री को घर में जैसा भी बनता है 1 घंटा 2 घंटा उनको मैं पढ़ाने में सहयोग करता हूँ और उनको और अच्छा से पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करते रहता हूँ। उत्तराखंड के चारों धामों में दर्शनों के लिए सरकार के द्वारा तय की गई निर्धारित संख्या तीर्थयात्रियों के लिए मुसीबत बन गई है। निर्धारित संख्या की जानकारी के अभाव में यात्रा के प्रवेश द्वार ऋषिकेश पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों को पंजीकरण और स्लॉट बुक करने के लिए कहा जा रहा है, जो तीर्थयात्रियों के मुताबिक नहीं मिल रहे हैं। पंजीकरण करने वाले कंपनी के मुताबिक केदारनाथ और यमुनोत्री के शट और पंजीकरण माह तक बुक हो चुके हैं। अभी फिलहाल बद्रीनाथ और गंगोत्री के पंजीकरण की तिथि भी आगामी 5 दिन के बाद ही मिल रही है। ऐसे में यात्रा BTC परिसर में भटकने को मजबूर है। वही संयुक्त रोटेशन व्यवस्था समिति को भी सरकार के इस फैसले का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। रोटेशन व्यवस्था समिति के अध्यक्ष संजय शास्त्री ने सरकार के इस नियम में बदलाव करने की मांग की है। मैं कानपुर यूपी से आया हूँ, अभय श्रीवास्तव नाम है मेरा। मैं यहाँ चारों धाम के दर्शन करने आया था, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। लेकिन यहाँ की जो सिचुएशन देख के लग रहा है कि दर्शन अभी क्या अभी आने वाले 1 महीने में मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। और मैं अभी 1 हफ्ते की छुट्टी लगा के अपनी कंपनी से आया हुआ था। अब मैं 1 महीने तो यहाँ रुक नहीं सकता। परेशानी क्या, सुबह से घूम रहा हूँ धूप में, कुछ भी 1% भी रिजल्ट मिलता है तो लगता है कि यहाँ कुछ बेटर हुआ है। यहाँ पर आकर कुछ भी नहीं हो रहा, ना रजिस्ट्रेशन हो रहा है। लगातार वो ऑनलाइन भी करने की कोशिश कर रहा हूँ, उससे भी नहीं मिल रहा। ऑफलाइन में तो आप देखिए ना सिचुएशन क्या है, ऑफलाइन में तो घुसने की कोशिश ही नहीं कर रहा हूँ। अभी फिलहाल कहीं के लिए मिल ही नहीं रहा है। स्लॉट मिल रहे हैं जो 27 मई के आसपास मिल रहा है, फिर 2 जून के आसपास मिल रहा है। तो इतनी देर इतने दिन यहाँ कौन रुक सकता है? अगर ये 1 हफ्ते के वजह 1 हफ्ते मेरी छुट्टी है पूरी अगले संडे तक की, अगर इसमें मिलता तो भी मैं वेट करता यहाँ देख करके। लेकिन मुझे कुछ लक्षण नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर, कोई भी सिम्टम्स ऐसा नहीं कि हाँ हो जाएगा दर्शन। व्यवस्था को क्या कहेंगे, बिल्कुल वर्स्ट व्यवस्था है, बिल्कुल बेकार है। पहले मेरे फ्रेंड लोग दर्शन किए आकर के यहाँ पर तो बताते हैं ईजिली हो जाता है। ऋषिकेश में आप जाइए, ऑफलाइन बुकिंग हो जाती है, आसानी से हो जाती है। लेकिन आज तो यहाँ जो सिचुएशन देख के लग रहा है तो लग रहा है कि अब क्या ही बोला जाए इसमें। मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी जी को क्या कहा जाए। जितने भी आपको नेट दिखाई दे रहे हैं ये सभी स्लॉट फुल हो चुके हैं। ये यमुनोत्री है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, जो ये डेट आपको दिख रही है और जो ग्रीन दिख रहा है, जिस डेट में आपको ग्रीन दिख रहा है वो सीट अवेलेबल है। उस पर यात्री अपना जो रजिस्ट्रेशन करवा सकता है और उन्हीं डेट में धाम को दर्शन करके जा सकता है। ये देखिए आपको
get as advanced as the new SP125. चारधाम यात्रा पर जाने के लिए पंजीकरण नहीं मिलने से हैदराबाद के तीर्थयात्रियों ने हंगामा कर दिया। उत्तराखंड सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने तीर्थयात्रियों को शांत कराने का प्रयास किया, मगर तीर्थयात्री पंजीकरण देकर चारधाम यात्रा पर भेजने की मांग पर अड़े रहे। तीर्थयात्रियों ने चेतावनी दी कि यदि उन्हें चारधाम यात्रा मार्ग पर नहीं भेजा गया तो वो सरकार के खिलाफ धरना देने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। उन्होंने कहा कि यदि धरने से उठाने की कोशिश की गई तो वो जान भी दे देंगे। भगवान के लिए आए हैं तो दर्शन किए बगैर वापस नहीं जाएंगे। यदि सरकार को पंजीकरण की व्यवस्था के हिसाब से ही चलना था तो पहले पंजीकरण के एडवांस बुकिंग की जानकारी सार्वजनिक करनी थी। हजारों रुपए खर्च करके वो हैदराबाद से ऋषिकेश पहुंचे हैं और अब यहाँ रुकने का कोई औचित्य नहीं बनता है। हम लोग चाहते सीएम हमारे पास आना, जो हमारा नुकसान हुआ उसकी भरपाई करना, और अगर तुमको चारधाम यात्रा अभी रोकना ही था तो तुम डिक्लेयर करना था हमको कि ये कुछ दिन के लिए हम रोक रहे हैं, तो हम उधर से वापस चले जाते थे। इतना हम भी तकलीफ नहीं देते थे और हम तकलीफ में नहीं जाना चाहते थे। पर अचानक इस तरह से सडन हाल्ट करने से हमारे ऊपर बहुत भारी नुकसान हो गया और हम लोग चाहते कि अब हम यात्रा को जाना, हम किस भी तरह से यात्रा को जाना चाहते, पंजीकरण होना हमारे को। हमारी गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि मेहरबानी करके आप अगर ऐसी कुछ दुविधा है तो आप लोग वेल इन एडवांस में बोलना। एडवांस में नहीं बोल के, इतने गरीब लोग बैठे हुए, इतने गरीब लोग आए सो है, ये लोगों का कैसा होगा, किस तरह से होगा। आप लोग वहाँ बंद कमरों में एसी रूमों में बैठ के आप लोग डिसाइड कर लेते। यहाँ बाहर इतनी धूप में तपते हुए हम लोग किस तरह से आ रहे हैं ये हमको मालूम, हमारी मुसीबत हमको मालूम, बूढ़े बुजुर्गों को लेके एक एक को किस तरह से चलना है हमको मालूम, हमारी एनर्जी कितनी खप रही है हमको मालूम। इसीलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे को सही सलामत चारधाम यात्रा कराए। यही हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं और कुछ नहीं चाहिए हमको। अगर नहीं किया तो क्या करें? नहीं किया तो हम यहीं बैठ के धरना करेंगे, हम अरेस्ट हो जाएंगे, हमारी जान ले लो, हमारी जान गए तो परवाह नहीं, हम अरेस्ट होएंगे, हम अरेस्ट हो जाते। हम आए भगवान के लिए, अगर भगवान नहीं है तो इतने लोग आते ही नहीं थे। हमारी जान तो हम सो जाएंगे रोड के ऊपर, हम रोड के ऊपर सो जाएंगे, हम अपने प्राण दे देंगे अगर हमको नहीं जाने दिए तो। शोभा पांडे फ्रॉम हैदराबाद। करोड़ों दिलों में करके घर स्प्लेंडर तय कर रहा है याराना मीलो का। हीरो स्प्लेंडर याराना मीलो का। रुड़की का बहुचर्चित अस्पताल का बायो वेस्ट आधी रात को अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा एक साइकिल रेड़े में लादकर शहर में रखे नगर निगम के कूड़ेदान में डाला जा रहा है, जो कि नियमों का उल्लंघन तो है ही, साथ ही रुड़की नगर के सफाई कर्मचारियों और आमजन के लिए भी भारी परेशानी का सबब बन सकता है। देखिए रिपोर्ट। बता दें कि रुड़की के सबसे बड़े अस्पताल का किस तरह का कचरा निकलता होगा, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं, और ये कचरा कितना खतरनाक होता है यह भी सभी को मालूम है। पर अस्पताल प्रबंधन इस कूड़े को नियमानुसार बायो वेस्ट गोदाम तक न पहुंचाकर बड़ी बड़ी अलग अलग कलर की पॉलीथीन में बांधकर साइकिल वाले रेड़े में लादकर अस्पताल के कर्मचारी ले जाते हुए दिख रहे हैं, जो अस्पताल से कुछ ही दूरी पर रखे नगर निगम के कूड़ेदान में डाल रहे हैं, और वह भी आधी रात को। वह इसकी पुष्टि खुद अस्पताल का कर्मचारी भी कर रहा है। अस्पताल का कर्मचारी बता रहा है कि वो ये कूड़ा विनय विशाल अस्पताल से लाते हैं और प्रतिदिन यहाँ रख के कूड़ेदान में डालते हैं। वही जब इस मामले से पॉल्यूशन अधिकारी सुभाष पवार को अवगत कराया गया तो उन्होंने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए जाँच का आश्वासन देते हुए कार्रवाई की बात की है। देखिए, निश्चित तौर पर बायोमेडिकल वेस्ट के रूल बना हुआ है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 16, उसके तहत ही उसको बायोमेडिकल वेस्ट को सेग्रीगेट करना है। सेग्रीगेट करने के बाद उसको जो ऑथराइज एजेंसी है एमपीसी, उसके माध्यम से उसको फाइनल डिस्पोज करना है। यदि ऐसा कुछ है कि वो सेग्रीगेट नहीं कर रहा है या दूसरे सॉलिड वेस्ट में मिक्स कर दे रहा है, तो उसको हम लोग आपने हमारे संज्ञान में लाया है, हम इसको निरीक्षण करवाते हैं। यदि ऐसा कुछ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध जो नियमता है वो हम कार्रवाई करेंगे। यहाँ क्यों घेर रहे हो? वहाँ पे जो अटिकाना जी वो कूड़ा गिरने वहाँ पे ही अटके हैं सारे। तो ये कूड़ेदान में डलता है? हाँ जी, कूड़ेदान में डलता है पहले से ही? हाँ जी। या आज ही डल रहा है? नहीं, पहले से ही। अच्छा जी। इसके लिए अलग से गाड़ी नहीं आती? नहीं जी। क्या है इस कूड़े में? इसमें यही है और नॉर्मल कूड़ा देख लेते हैं। क्या क्या कूड़ा है इसमें? जो नॉर्मल होता है कूड़ा। अस्पताल का क्या क्या है? जैसे ग्लूकोज वगैरह तो अलग ही आती है, ये वेस्ट उसमें वेस्ट में जो नॉर्मल कूड़ा होता है हो जाता है। अच्छा, ये नॉर्मल है? हाँ जी, नॉर्मल कूड़ा। चेक कर लो अगर कुछ शक हो रहा कुछ